वेलकम टू स्टेप अप आईएएस इन एसएस के न्यूज़पेपर डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। और आज हमारा टॉपिक होगा, जो मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक में से एक है, वो है वन नेशन वन राशन कार्ड। देखते हैं उसके बारे में क्या कुछ कल अनाउंस किया गया है और आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको जानना है वो क्या क्या है। हम इन्हीं सारे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। IMPDS और अन्न वितरण पोर्टल, इसके अलावा जितने भी फैक्ट्स यहाँ पर देख रहे हैं वो आपको आर्टिकल के अंत तक पता चल जाएगा। जानते हैं कौन कौन से आर्टिकल को आज डिस्कस करना है। पहला आर्टिकल हमारा होगा वन नेशन वन राशन कार्ड कैसे वर्क करेगा, इसके बारे में बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन है। एक्सप्लेन्ड पेज पर इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा आर्टिकल है द क्रेडिट लाइफलाइन। इस आर्टिकल में कई सारे सेक्टर को चूज किया गया है। जो अनाउंसमेंट MSME सेक्टर के लिए किया गया है उसका प्रभाव या इससे पहले की अलग अलग जो सेक्टर्स में स्थिति थी वो क्या थी, इन सभी चीज़ों को इन्होंने एक जगह पर लिखने की कोशिश की है। थोड़ा सा टफ आर्टिकल है, आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जान लीजिए आज आप लोगों को क्वेश्चंस भी दिए गए हैं मेंस पर, और हम डेली ये प्रयास करते हैं कि आपको क्वेश्चंस दिए जाएं। आई डोंट नो कितने लोग उस आंसर को लिखते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया ज़रूर कीजिए। आप में से कोई आंसर लिखता है तो कि हाँ आप लिख रहे हैं, आपका फ़ायदा हो रहा है। देखिए 3 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन वन राशन वन कार्ड से है, और ये पूरे नेशन में अगर एक राशन कार्ड कर दिया जाए तो उसका क्या फ़ायदा होगा, वही हम डिस्कस करेंगे और फिर आप इसके बेनिफिट्स और चैलेंजेस को लिखेंगे अपने आंसर में। दूसरा क्वेश्चन आपको MSME सेक्टर से रिलेटेड दिया गया है, जिसको आपको ट्राई करना है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब आप थोड़ा सोचेंगे इसके बारे में फिर आप लिख पाएंगे कि जो पैकेजेस दिए जा रहे हैं वो फॉर्मल सेक्टर को दिए जा रहे हैं, जबकि अदर सारे जो इंटरप्राइजेज हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में भी आते हैं, लेकिन चूंकि पैसा जो है वो टैक्स से लिया जा रहा है और इन पैसे को खर्च करना सही जगह पर काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए फॉर्मल सेक्टर को चुना जा रहा है। इसके लिए क्या पर्सपेक्टिव है, क्या व्यूज़ हैं आपके, दैट यू हैव टू राइट। तीसरा सवाल होगा टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इस पर अभी डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। जो आपने स्टार्टिंग में टॉपिक की लिस्ट देखी है उसमें से हमारा पहला टॉपिक है, उसको 2-3 टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे और फिर बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हमें आर्टिकल को डिस्कस करने के दौरान पता चल जाएंगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, कब लॉन्च हुआ, अब ये सब चीज़ें न्यूज़ में है, तो मेंस के लिए तो आप लिखेंगे ही, लेकिन प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसको लॉन्च कब किया गया और किसने किया। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, याद रखिएगा कौन सी मिनिस्ट्री है, कंज्यूमर अफेयर्स। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने इसको लॉन्च किया है। कब किया है, तो 2018-19 से इसको इम्प्लीमेंट किया जाने लग गया था पीडीएस सिस्टम के दौरान। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है, अगर आप इसको समझेंगे तो आप अभी करंट स्कीम से जोड़ करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा इसमें जो पीडीएस सिस्टम है उसको कैसे इंटीग्रेट कर दिया जाए। ठीक है, अब इसमें जो भी दिक्कतें आती हैं, करप्शंस होते हैं, लोगों को सामान नहीं मिल पाता, ये जितने भी चैलेंजेस हैं हम उसको कैसे ख़त्म करके लोगों तक फूड ग्रेन्स को आसानी से पहुंचा सकते हैं। नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। राशन कार्ड अगर हमें उसमें एड्रेस चेंज करना है, एक राज्य से दूसरे राज्य का करना है, राज्य में ही अगर इंट्रा स्टेट आपको चेंज करना है, लोकेशन चेंज करना है, तो कैसे कर पाएंगे। इसके लिए पूरा सिस्टम लॉन्च किया गया है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। काफ़ी बेसिक फैक्ट्स इसके आपको पता होने चाहिए ताकि एग्ज़ाम के लिए आप वहाँ पर अगर स्टेटमेंट आता है तो आप गेस कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, हालांकि इस पर यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुकी है, लेकिन ये टॉपिक इतना छोटा नहीं है कि दोबारा क्वेश्चन पूछा नहीं जा सके। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 रोज़ ही आपको आर्टिकल में कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलता है। NFSA के बारे में क्या है, ये कब आया, जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लीजिए। 2013 में इसको साइन किया गया। इस एक्ट को नाम में ही लिखा है फूड सिक्योरिटी एक्ट। सबसे पहले आप इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जोड़ करके पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे गोल्स हैं जो ये एक्ट पूरा करता है। ठीक है, तो आपको सीधा याद आ जाना चाहिए गोल टू डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, जहाँ पर हम बात करते हैं हंगर को ख़त्म करने की, एलिमिनेट हंगर या फिर एंड हंगर। तो हम वहाँ पर जब तक फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम हंगर को ख़त्म कैसे कर पाएंगे। ऑब्वियसली इनडायरेक्टली ये गोल 1 से भी जुड़ा हुआ है। जब हम नो पॉवर्टी की बात करते हैं, आप हर जगह पर इसको ऐड कर सकते हैं। जब हम जेंडर गैप को कम करने की बात करते हैं, गुड एजुकेशन की बात करते हैं, तो सब जगह पर जो बेसिक नेसेसिटी है वो क्या है, फूड है।
और आज इस कोरोना वायरस की क्राइसिस में आपको अगर एक मेन सेंटर प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो उसी फूड की आ रही है। लोगों को फूड नहीं है, फूड की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, या इतना पैसे उनके पास नहीं है कि वो ख़रीद पाएँ। तो ये एक सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर मुद्दा है जिस पर ये सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। इसीलिए आपको इस एक्ट के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। क्या होता है इस एक्ट के माध्यम से? इस एक्ट के माध्यम से लोगों तक सस्ते दामों पर खाना पहुंचाना, या फिर आप यूँ कहें कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फूड को, उन तक एक अफोर्डेबल प्राइस पर फूड को पहुंचाना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, स्कीम के तहत मिड डे मील स्कीम्स को चलाया गया, इसके बाद पीडीएस सिस्टम को लाया गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हैं। ये सारे जो एक्ट और स्कीम्स हैं वो इसी एक्ट के अंतर्गत समाहित हैं। राज्य जितने भी हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, हर जगह पर इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, इसके साइलेंट फीचर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या मेजर फीचर है, कवरेज क्या होता है, कितने हद तक होता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि रूरल पॉपुलेशन की जब हम बात करेंगे तो 75% रूरल पॉपुलेशन इस एक्ट से एंटाइटल्ड है लीगली। 50% तक अर्बन पॉपुलेशन को टारगेट इसमें किया जाता है, और इन सारे लोगों को टीपीडीएस के थ्रू, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, जो फेयर फूड प्राइस होते हैं उस पर सामान दिया जाता है। खास करके फूड ग्रेन्स, जो न्यूट्रिशियस बेस्ड सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं, गेहूं, चावल, ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। ठीक है, एनएफएसए के बारे में क्लियर हो गया। देखिए, हम आर्टिकल में इन टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे, इसलिए ध्यान रखना है आपको। अब बढ़ते हैं स्लो डाउन, रिसेशन और डिप्रेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। स्लो डाउन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। तो जिस तरीके से ये वर्ड्स लिखे हुए हैं आपको वैसे ही सोचते चले जाना है। स्लो डाउन आपने अभी कई बार सुना है, कोरोना वायरस में लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के पहले की जो स्थिति थी वो स्लो डाउन की ही थी। अब हालांकि स्थिति थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो स्लो डाउन तब होगा जब जीडीपी ग्रोथ जो है वो नीचे जाने लग जाए एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ। जैसे 4 क्वार्टर है, 1 2 3 4, आप इसको ऐसे बांट के देख सकते हैं। अब इसमें जो हम कंपेयर करते हैं कैसे, पिछले साल से, कि 2019 में फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ क्या रहा, जीडीपी कैसा रहा, 2018 में फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ कितना था। तो अभी तक हम क्या डिस्कशन करते आ रहे थे कि जीडीपी ग्रोथ लगातार नीचे जाता जा रहा है और प्रोजेक्शन भी नीचे का ही हो रहा था। हमारी जीडीपी ग्रोथ 4.5%, 4.7% अप्रॉक्स आ चुकी थी उस समय में। खैर अभी दोबारा से प्रोजेक्शन होगा, दोबारा चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और स्थिति ख़राब हो गई है अभी फ़िलहाल। तो ये जो सिस्टम है पूरा, ये जो आप इसको समझ रहे हैं, स्लो डाउन का कंडीशन है। ठीक है, इसमें जीडीपी ग्रोथ निगेटिव नहीं जाता, वो पॉजिटिव रहता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अपना जो रेट होता है, अपना जो बेस होता है, उसको छोड़कर वो नीचे चली जाती है। रिसेशन पर आते हैं। रिसेशन में जनरली क्या होता है, जब 2 क्वार्टर तक स्लो डाउन रहे, 2 क्वार्टर तक निगेटिव चला जाए ग्रोथ। जैसे अगर हम अभी डिस्कस कर रहे थे 4.7% पर है, लेकिन जब आगे का प्रोजेक्शन लगता है तो वो माइनस में चला जाए, तो वो जो कंडीशन आ जाती है वो रिसेशन की आ जाती है। ठीक है, 2008 के समय में रिसेशन आया था। अब इससे और ग्रीवियस कंडीशन हो जाए और सीवियर सिचुएशन हो जाए तो वो डिप्रेशन हो जाएगा। और डिप्रेशन हम 29-30 की जब बात करते हैं 90s में, तब आया था डिप्रेशन। वो ग्रेट डिप्रेशन कहलाया था, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो क्रैश होने लग जाता है, जो बैंकिंग व्यवस्था होती है वो ख़त्म होने लग जाती है, कोई भी रूल नॉर्म्स फॉलो नहीं होते, लागू नहीं होता मार्केट के ऊपर। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होने लग जाता है, डिक्लाइन होने लग जाता है लगातार। जीडीपी के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो बहुत निगेटिव चला जाता है। तो जब एक मोर सीवियर और सीवियर कंडीशन रिसेशन का हम देखते हैं तो वो डिप्रेशन कहलाता है। ठीक है, आई होप ये टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। देखिए, आपको कई बार ये लगता है, ये फीलिंग आती है कि मुझे पता है, बट जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टेटमेंट को देख करके। इसीलिए हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली इसका मतलब होता है। ठीक है, कई बार मेमोरी की प्रॉब्लम आती है, तो इसके लिए भी उसको शार्प करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला आर्टिकल, वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, इसमें अभी रिसेंट जो अनाउंसमेंट हुआ है, रोज़ एक नए नए अनाउंसमेंट हो रहे हैं। 20 लाख करोड़ का जो इतना बड़ा सा पैकेज है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उसमें पहले दिन अनाउंसमेंट एमएसएमईज के लिए होता है, दूसरे दिन का जो अनाउंसमेंट है वो फार्मर सेक्टर के लिए होता है। और उसमें एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ये किया गया कि 2021 मार्च तक हर राज्य, हर यूनियन टेरिटरीज में वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा।
आखिर क्या है ये वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम, कैसे काम करेगा, क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस के लिए तो है ही। ध्यान दीजिएगा, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये हो रही थी कि राशन कार्ड लोगों के पास अगर है भी तो वो उनके घर का है, वो जहाँ पर रहते हैं, अगर वो माइग्रेंट हैं तो उनके पास राशन कार्ड अवेलेबल नहीं है उस जगह का जहाँ पर वो रहते हैं, वहाँ पर उनको सस्ते दामों में सामान नहीं मिल सकता। तो आपको पता है ना राशन कार्ड का फ़ायदा क्या होता है? जिनके पास राशन कार्ड है उनको तो पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता दें कि ये राशन कार्ड जो है वो आपको मार्केट से बहुत कम दाम में सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन प्रोवाइड करता है। और आपको पता है कितने रुपए किलो के हिसाब से? चावल आपको 3 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है। अब नॉर्मली खरीदने के लिए जाएंगे अच्छे चावल तो कितने मिलेगा? फिर भी 40 या 35 रुपए इस टाइप से आपको मिलता है। वीट 2 रुपए किलो आपको मिल सकता है। और कोर्स ग्रेन्स जो होते हैं वो 1 रुपए किलो, मतलब नाम मात्र का आपसे पैसा लिया जाता है। इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि इसको इसलिए दिया जाता है फूड ग्रेन को, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बेसिक फूड आइटम्स, उसको राशन कार्ड दिखा करके वो खरीद लें। हालांकि इसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, इतना आसान नहीं होता है, बट फिर भी ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है लोगों के लिए जो उनको एटलीस्ट हंगर की प्रॉब्लम से बचाता है। ठीक है, अब ये है राशन कार्ड का फ़ायदा। जब हम वन नेशन वन राशन कार्ड कर देंगे तो क्या फ़ायदा होगा? सिंपल सी बात है, जो जहाँ है वहीं पर राशन कार्ड दिखा करके फेयर प्राइस शॉप से सामान खरीद लेगा। ये FPS ध्यान रखिएगा, फेयर प्राइस शॉप। जिस शॉप पर, जिसको डेजिग्नेट किया गया है सरकार की तरफ से, जो TPDS में लिस्टेड हैं कि हाँ इस दुकान पर कोटा का सामान मिलेगा, इस दुकान पर PDS के तहत राशन मिलता है, वहाँ पर जाकर के लोग राशन कार्ड दिखाएंगे और सामान उनको मिल जाएगा। एकदम सिंपल बनाया गया है और ये कोशिश है कि 2021 यानी अगले साल मार्च तक ये इम्प्लीमेंट हो जाए। तो क्या अभी तक ये कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? क्या कोई राज्य नहीं है जहाँ पर ये स्कीम लागू होता हो? जान लीजिए, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। कुछ ऐसे राज्य हैं। इसके पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट सिस्टम क्या है। प्रेजेंट सिस्टम ये है कि जिसके पास जहाँ का राशन कार्ड है वहाँ से वो फूड ग्रेन अवेलेबल है, कर सकता है। जो राशन कार्ड होल्डर है जाएगा फूड ग्रेन की दुकान पर और वहाँ से तो सामान ले लेगा। व्हाट इज़ गोइंग टू चेंज? अलग क्या होगा मैंने आपको क्लियर बता दिया। एग्जाम्पल दे देती हूँ जो आर्टिकल में दिया है। एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है जो बस्ती उत्तर प्रदेश से है, ठीक है, वो कमाने के लिए मुंबई जाते हैं। अब मुंबई में उनके पास राशन कार्ड तो है, लेकिन कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनको क्यों PDS के हिसाब से पैसे राशन देगी? वो नहीं देगी। लेकिन जब वन नेशन वन राशन कार्ड इम्प्लीमेंट हो जाएगा पूरे देश में, तो अब वो महाराष्ट्र जाएं, वो दिल्ली जाएं, वो किसी भी जगह पर जाएं, केरला चले जाएं, वहाँ के राज्य सरकार को PDS के थ्रू वो जो दुकानें हैं उनको सामान देना पड़ेगा। तो ये पूरे कंट्री में एक सिस्टम लागू हो जाए, यहाँ पर ये काम करेगा। बायोमेट्रिक का इस्तेमाल हो रहा है इसमें। एक बहुत अच्छी बात यह है कि बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक व्यक्ति को कितना अमाउंट मिलना है, कितना फूड ग्रेन दिया जाना है, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के थ्रू क्लियर हो जाए। जो बेनिफिशरीज है उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाए। क्योंकि देखिए, जब चीज़ें थोड़ी डिजिटलाइज कर दी जाती हैं तो वहाँ पर करप्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। चाहे आप ऑफिस में जाने के समय आप थंब प्रेस करते हैं, बायोमेट्रिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता हो, तो देखिए वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आएगा कि मुझे एग्जैक्टली 9 o'clock पे पहुँचना है अपने ऑफिस में। क्योंकि अगर आप 1 मिनट भी लेट होंगे तो मशीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ट्रैफिक में फंस गए थे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक जो रेगुलरिटी है या करप्शन कम होता है, ये सारी अच्छी चीज़ें लागू हो जाती हैं। इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल का इस्तेमाल किया जाता है, इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। और इसको जितने भी ये शॉप्स होते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स, वहाँ पर इंस्टॉल कर दिया जाता है। और जो भी लोग हैं, बेनिफिशरीज हैं, उनको इनके तहत फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर दिया जाता है। हाउ विल द सिस्टम ऑफ राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी वर्क? कैसे काम करता है ये राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी? पोर्टेबिलिटी का मतलब, जैसे आप नंबर पोर्ट कराते हैं ना, जैसे किसी का वोडाफोन का नंबर है वो जियो में पोर्ट करा रहा है, चेंज करा रहा है, सेम सिस्टम है। राशन कार्ड को पोर्ट कर देना, एक राज्य का है तो दूसरी जगह में उसके पोर्ट को कर लेना कि भाई हम यहाँ पे रहते हैं, आप हमें यहाँ पर सामान दे दीजिए। IMPDS वर्सेस अन्न वितरण पोर्टल, ये समझना बहुत ज़रूरी है। IMPDS का जिक्र हमने शुरू में कर लिया, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। अन्न वितरण पोर्टल क्या है? अन्न वितरण पोर्टल हमारी लिस्ट में लिखा हुआ था, यहाँ पर समझ लीजिए कि ये क्या होता है। तो कैसे डिफरेंट है ये अन्न वितरण पोर्टल में? जब हम बात करेंगे तो इसमें PDS सिस्टम ही है, जो फैमिलीज को PDS के थ्रू बेनिफिट मिलता है वही है, लेकिन विद इन द स्टेट। ध्यान दीजिएगा, जब इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी होती है, एक ही राज्य में एक जगह से दूसरी जगह पर जब आप
पोर्ट करते हैं और वहाँ से राशन कार्ड से सामान खरीदते हैं, तो वो अन्न वितरण पोर्टल के थ्रू इनेबल होता है। इनेबल अ माइग्रेंट वर्कर और हिज फैमिली टू अवेल द बेनिफिट ऑफ पीडीएस आउटसाइड देयर डिस्ट्रिक्ट बट विद इन द स्टेट। IMPDS में क्या होगा, ओवरऑल द कंट्री इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी हो पाएगी राशन कार्ड की, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी हम पोर्ट कर सकते हैं और सस्ते दामों पर सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, सिंस व्हेन हैज द वन राशन कार्ड वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम बीन इन द वर्क। अब ध्यान दीजिएगा कब शुरुआत हुई इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट याद रखना है। 2018 में गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, हमने पहले शुरुआत में डिस्कस किया, 2018 में इसको लॉन्च किया गया ताकि जो लीकेज होता है, इनएफिशिएंसी है पीडीएस सिस्टम में, इसको कम किया जाए। अब बताती हूँ कैसे लीकेज है, आप इसके बारे में सोचिए। जैसे कोई दुकान है, जैसे फेयर प्राइस शॉप है, मान लीजिए किसको डेजिग्नेट कर दिया गया टीपीडीएस के थ्रू कि यहाँ पर आपको सामान मिलेगा। अब सरकार ने उनको सस्ते दामों पर सामान दे दिया, अनाज भेज दिया, ग्रेन्स भेज दिए, लेकिन वो जो दुकान वाले हैं वो क्या करेंगे, वो उसका अपना सामान जो है वो उसको ज़्यादा दाम में दूसरे को बेच सकते हैं। जो बेनिफिशियरी है राशन कार्ड वाले, उनको ना दे करके बल्कि बाहर के लोगों को उस सामान का वो थोड़ा ज़्यादा दाम बढ़ा करके, मान लीजिए 10 रुपये किलो के हिसाब से या 15 रुपये किलो के हिसाब से, चावल जो 3 रुपये किलो देना था वो बढ़ा करके बेच सकते हैं ब्लैक में। ठीक है ना, ये होता है, आपने देखा होगा, ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं कि हम बात नहीं कर सकते हैं इस पर, ये आम सी चीज़ है और ये बहुत जगह पर होता है और इसलिए सरकार हर चीज़ को डिजिटलाइज कर रही है। सीधा सीधा जो बेनिफिशरीज होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए हों या फिर वो कोई फार्मर से जुड़ा हुआ कोई स्कीम हो या फिर पीडीएस सिस्टम का हो, सरकार डायरेक्ट चाहती है कि उनको जोड़ दिया जाए मेन लिंक से, ताकि बीच में जो सिस्टम होता है वो ना हो और लीकेज ना हो। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे किसी सिस्टम में, वहाँ पर उतना ज़्यादा करप्शन और लीकेज की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। लोगों का मतलब है ऑफिसेस, जितने ऑफिसेस होंगे, जितना कम डिजिटल वर्क होगा, जितना पेपर वर्क होगा, उतना ज़्यादा चीज़ काफ़ी लेंदी होता चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना और इसको ख़त्म करने के लिए वन राशन वन नेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आइडिया इनटू रियलिटी। अब देखिए, इसको रियलिटी में आपको कन्वर्ट करना है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो वंस 100% आधार सीडिंग द 100% इंस्टॉलेशन ऑफ POS डिवाइस इज अचीव्ड, नेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड विल बिकम अ रियलिटी। अगर हमें एग्जैक्टली इसको रियलिटी में बदलना है 2021 तक, तो इसके लिए जो राशन जो आधार कार्ड है लोगों का, उससे लिंक कर दिया जाना चाहिए POS डिवाइसेस को। और जब ये 100% हो जाएगा, तब हम बेनिफिशरीज को पहचान पाएंगे कि हाँ ये हैं और इनको ये सिस्टम के थ्रू, पीडीएस सिस्टम के थ्रू सामान देना है। क्या अभी तक ये कहीं पर सिस्टम लागू हुआ है? तो 17 ऐसे राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पर इसको लागू कर दिया गया है। प्लान ये था पहले का कि जून 2020 तक हम इसको पूरे भारत में इम्प्लीमेंट कर देंगे, लेकिन अभी इसका कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि हो पाएगा, तो इसको आगे बढ़ा दिया गया है और इसमें ये एक्सपेक्टेड है कि और कुछ लोग ऐड हो सकते हैं और जून में ही करीब 20 ऐसे राज्य और यूटीज़ हो जाएंगे जो वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को इम्प्लीमेंट अपने यहाँ पर कर देंगे। अभी तक कौन कौन से राज्य हैं ये देख लीजिए, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, ये सारे राज्य इसमें ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर घुमा के क्वेश्चन बन सकता है कि अभी तक कोई ऐसे राज्य नहीं है, या ये थोड़ा सा फैक्ट ध्यान में रखना है। हाउ हैज़ बीन द एक्सपीरियंस ऑफ राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सो फार। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब 20 स्टेट्स में आ जाएंगे तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो है वो बढ़ जाएंगे एंड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसमें द डाटा अवेलेबल ऑन द अन्न वितरण पोर्टल शोज दैट अबाउट 1 करोड़ ट्रांजेक्शन टुक प्लेस यूजिंग द फैसिलिटी लास्ट मंथ। अभी तक का जो डाटा है उसमें अगर हम अन्न वितरण पोर्टल की ही सिर्फ बात करें तो वहाँ पर इससे ये पता चला है कि जो पोर्टेबिलिटी हुई है वो इंटर स्टेट कम हुई है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में कम हुई है, जबकि इंट्रा स्टेट ज़्यादा हुई है। स्टेट में ही एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ज़्यादा पोर्टेबिलिटी हुई है, जबकि स्टेट टू स्टेट कम हुआ है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है यहाँ पर, और इसको ही सरकार चाह रही है कि पैन इंडिया ये प्रोग्राम आ जाए और अभी जो इतनी क्राइसिस हुई वो ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, क्रेडिट लाइफ लाइन। इन्होंने कोशिश की है आर्टिकल को लिखने की, थोड़ा सा टफ भी लिखा है, हर एक एंगल को इन्होंने टच किया, उसको हम देखेंगे यहाँ पर। और शुरुआत करते हैं
एमएसएमईज से, ठीक है। एमएसएमईज में अभी जो फंड दिया गया है सिस्टम को ईज करने के लिए, और फंडिंग की गई है एमएसएमईज को ताकि इनको बचाया जा सके। आखिर क्या उद्देश्य है इसके पीछे, कैसे ये काम करेगा, इसी के बारे में हम बात करेंगे। सिस्टम बैकग्राउंड आपको पता है, कितने पैसे दिए गए और किस थ्रू दिए गए, कल हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। क्रेडिट गारंटी फंड बनाया गया है, बैंकों को अश्योरेंस दिया गया है, बैंक इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ये नहीं दिया गया कि आप कंडीशंस नहीं लगाए गए कि आपको इतने समय में देना है, ये करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता है कि पैसा नहीं लौटता है एमएसएमईज के द्वारा, तो सरकार ने खुद जिम्मेदारी ये ली है कि वो इसको वापस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 प्रिंसिपल का जिक्र हो रहा है। तो प्रिंसिपल्स क्या हैं? पहले तो ये हैं कि फ्लो ऑफ फंड स्लोज विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे पहला क्या है कि फंड का फ्लो हो जाए और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं स्लो है वो फिर से चलने लग जाए, है ना। दूसरा क्या है इसका प्रिंसिपल है, दैट डू नॉट गो बैंकरप्ट बिकॉज ऑफ द इंसॉल्वेंसी बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्सेस ऑफ फंड। तो दूसरा उद्देश्य ये है कि जो फर्म है वो फर्म कैसे भी ख़त्म ना होने पाए, और अगर उनको लिक्विडिटी क्रंच है और लिक्विडिटी क्रंच की वजह से वो बैंकरप्ट हो रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं, इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में जा रहे हैं, तो उनको बचाया जाए। समझ गए? 2 चीज़ें, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ा दिया जाए और दूसरा थोड़ा फंड और इन्फ्लक्स करके जो एमएसएमईज ख़त्म हो जाती और वो उनको बचाना बहुत मुश्किल था, उसको लिक्विडिटी दे करके हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसके पहले कई और प्रयास अदर माध्यम से कर दिए गए, लेकिन अब देखिए क्या बदलाव यहाँ पर किया है इन्होंने, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब हम जिक्र करेंगे आरबीआई का। अभी सरकार सीधा उतरती है, लेकिन इसके पहले आरबीआई ने बहुत कोशिश की कि कुछ ऐसा हो जाए कि बैंक एमएसएमईज को लोन दे दे, है ना। इसके लिए आरबीआई ने क्या किया, लगातार पॉलिसी रेट को कम किया, कई सारे टूल्स को इस्तेमाल किया कि वो बैंक जो है वो पैसा एमएसएमईज को दे, लेकिन बैंक तैयार नहीं हो रही थी और उल्टा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाकर के आरबीआई के पास जमा कर रही थी, है ना। पार्किंग ऑफ फंड जो है वो आरबीआई के पास वो ज़्यादा हो रहा था रैदर देन ट्रांसमिशन ऑफ द फंड। तो आरबीआई का जो पॉलिसी थी वो आगे ट्रांसमिट नहीं हो रही थी थ्रू द बैंक, इसलिए अब यहाँ पे दूसरा तरीका अपनाना पड़ा एमएसएमईज को हेल्प करने के लिए, ठीक है। और ये जो तरीका है ये काफ़ी अच्छा है और हो सकता है कि ये जो गैप है उसको भर दे, राइट। एमएसएमईज अभी तक जो हेल्प चाह रहे थे उनको वो हेल्प मिल गई, तो इससे जो प्रॉब्लम आ सकती थी फ्यूचर में वो प्रॉब्लम अब नहीं आएगी और इससे उनको बचाया जा सकता है। ये काफ़ी एक्सपेक्टेड है क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट गारंटी दे दिया गया, गवर्नमेंट ने बोला है कि वो खुद पे करेंगे बैंक को अगर पैसा नहीं लौटता है तो। अब गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या उद्देश्य रहा, देखिए वो इन बातों में कहा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसको ध्यान दीजिएगा आप। सरकार ने यहाँ बहुत दूरदृष्टि रखी है। सरकार ने एमएसएमईज को अभी फंड दे करके, एक तो डायरेक्ट फंड नहीं दिया, ये बैंक के थ्रू गए हैं और उनको फंड दिया है ताकि एक तो ये फ्लो जो है बैंक का जो पोटेंशियल है वो बचा रहे, और दूसरा जो एमएसएमईज डूब सकती थी, अगर वो डूब जाती तो आगे जो चल करके इनको टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को वो नहीं मिलता, उसको उन्होंने अभी प्रोटेक्ट किया ताकि आगे चल करके जो इनका रेवेन्यू है वो बना रहे, बढ़ता रहे और वहाँ पर कोई ऐसी परेशानी ना आए। तो एक तरीके से इन्होंने बैंकिंग सिस्टम को इंक्लूड करते हुए एमएसएमईज को बचाने की कोशिश की है, जो कि बहुत अच्छा स्टेप लग रहा है। 2 स्कीम्स एंड एनबीएफसीज। अब ये एमएसएमईज से एनबीएफसीज की तरफ आते हैं। इनका कहना है कि 2 स्कीम्स एनबीएफसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है। पहला तो स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल आपको बता दें, कोई भी जब पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई फंडिंग की जाती है तो एमएसएमई जो एनबीएफसीज हैं उनके पर्पस के लिए, उनको बचाने के लिए जो फंडिंग की जा रही है स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू, और दूसरा गवर्नमेंट के द्वारा पार्शियल क्रेडिट फंड बनाया जा रहा है। पार्शियली उनको हेल्प किया जा रहा है कि जब बैंक एनबीएफसीज को मदद करेगी, जैसे एमएसएमईज को मदद कर रही है। अच्छा, एनबीएफसीज क्या होता है पता है ना, हमने जिक्र किया था एक दिन। तो ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको जब बैंक यहाँ पर हेल्प करेगी तो इसमें पार्शियल क्रेडिट गारंटी सरकार अपनी तरफ से दे रही है, ठीक है। अगर एमएसएमईज की बात करते हैं, फिर से ये एमएसएमईज पर चले आते हैं एनबीएफसी से, और वहाँ पर कहते हैं कि इसमें जो सरकार ने कहा है कि वो 10,000 करोड़ गवर्नमेंट इसमें प्रोवाइड करेगी और बाकी का जो अमाउंट हो वो एलआईसी और एसबीआई से लेगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है, एज पर द आर्टिकल उनका कहना है काफ़ी इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है और ये सही तरीका है इसको, इस पूरे प्लान को इम्प्लीमेंट करने का। वहीं पर इन्होंने कुछ और भी जिक्र किया है कि जो वेंचर कैपिटल फंड्स देते हैं लोग। अब क्या होता है वेंचर कैपिटल फंड, ये समझिए। जब कोई फंड इन्वेस्ट कर रहा हो, ठीक है, किसी नए स्टार्टअप में, तो उसको वेंचर कैपिटल फंड कहा जाता है, ठीक है। जब कोई फर्म
इन्वेस्ट कर रहा हो नए स्टार्टअप में तो उसको वेंचर कैपिटल फंड कहा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट की स्थिति को देखते हैं। अब इन सारे स्टेप से जो गवर्नमेंट ने इन दिनों स्टेप्स लिए हैं, इतना पैसा मार्केट में इन्फ्लेक्स किया है, जो पब्लिक स्पेंडिंग हुई है, हमने कल जिक्र किया था इसका, कि इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टर्स अभी चेक करने वाले हैं, वो देखने वाले हैं कि कितनी इफ़िशियंसी है, जो इस वर्क का इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे हो रहा है, और फिर इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट पर पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट आना फिर से इकोनॉमी में शुरू हो जाएगा और इकोनॉमी की साइकिल को फिर से रन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक सेक्टर को टच किया गया है। और फिर अंत में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की भी। किसान क्रेडिट कार्ड प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है लाइव स्टॉक फार्मर और फिशरमैन के लिए भी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। और कल के अनाउंसमेंट में इनको भी हेल्प किया गया है, स्पेशल लोन्स दिए जा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को भी सरकार ने मदद की है। एग्रीकल्चर सेक्टर को मदद करने का क्या उद्देश्य है यहाँ पर, क्योंकि ये डिमांड बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, डिमांड बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही जो पूरा हेल्प हो रहा है वो फॉर्मल सेक्टर को हेल्प किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो फॉर्मल इंटरप्राइजेज हैं उनको पैसे लगाए जा रहे हैं, जो इनफॉर्मल इंटरप्राइजेज हैं उनको अभी ज़्यादा एलोकेशन नहीं दिया जा रहा है। इसके पीछे अपना अलग रीज़न है, जैसे कि उनको भी पैसे दिए जा सकते हैं अगर यहाँ पर गवर्नमेंट उनको जीएसटी क्रेडिट प्रोवाइड कर दे, लिक्विडिटी सपोर्ट कर दे तो। लेकिन चूंकि जो पैसा है वो टैक्स का यूज़ किया जा रहा है, जो टैक्स पेयर फंड्स हैं उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है, इसीलिए फॉर्मल इंटरप्राइजेस को ज़्यादा हेल्प किए जा रहे हैं। 10% ऑफ द अनाउंसमेंट दस फार हैज़ बीन द फिजिकल कॉस्ट। अब देखिए, जो अब ये आते हैं बॉन्ड पर, मतलब इन्होंने एक्चुअली हर एक सेक्टर को टच करने की कोशिश की है। इनका कहना है कि जो इतना सारा अनाउंसमेंट हुआ है, पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे आने के कई सारे रास्ते हैं, एक उसमें से बॉन्ड भी है। लेकिन बॉन्ड में अभी जो करंट हेल्प हो रहा है वो तो अभी के बॉन्ड पर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए हर स्कीम में बहुत सारा टाइम दिया है सरकार ने, तो अभी ये जो बॉन्ड मार्केट है वहाँ से 10% तक का हेल्प लिया जाएगा। अभी जो प्रेजेंट अनाउंसमेंट हो चुके थे, आगे के लिए नए अनाउंसमेंट किए जाएंगे, तो इससे बॉन्ड मार्केट पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और वहाँ पर कोई ऐसी इनस्टेबिलिटी कंडीशन नहीं आएंगी। इसके पहले भी जो आरबीआई ने परचेज़ किया था बॉन्ड को, वो अब वहाँ पे भी उस समय में ऐसा नहीं था कि उसने रुपीज़ को अनस्टेबल बना दिया था, उसने भी काफ़ी स्टेबिलिटी को ही कंटिन्यू किया था। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं पूरे आर्टिकल में कि अभी तक जो सरकार ने स्टेप लिए हैं या आरबीआई ने स्टेप लिए हैं वो इकोनॉमी को रन करने के लिए सही साबित हो सकते हैं। आगे के कुछ सालों के बाद हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीकेशन समझ में आएगा, देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर्स को अगर लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, एफिशिएंसी काफ़ी है, तो वो फिर से इन्वेस्ट करने लग जाएंगे भारत में, और जो हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ चली गई थी वो फिर से रिवाइव होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। जो इकोनॉमिक डैमेज अभी इस क्राइसिस की वजह से हुआ है या इसके पहले हुआ था, उसको हम रिकवर करने के लिए एक अच्छा रोड मैप तैयार कर रहे हैं, और एक ये बेस्ट वे है यहाँ पर, या जो गवर्नमेंट एक्शंस नए नए ले रही है वो इसको बहुत हद तक हेल्प पहुँचाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहले हम कल के क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, फिर आज के क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, कल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रिवाइज डेफिनेशन पर एमएसएमईज के 2 स्टेटमेंट दिए गए थे। ठीक है, इसमें पहला स्टेटमेंट तो सही है जो माइक्रो के लिए पूछा गया था, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है वो मीडियम यूनिट के लिए नहीं बल्कि स्मॉल यूनिट के लिए है। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत सारे लोगों ने ए जिसने दिया था बिल्कुल सही है वो। आगे बढ़ते हैं। अगला हमने क्वेश्चन पूछा था डर्टी फ्लोटिंग पर, डर्टी फ्लोटिंग को समझाया भी था शुरुआत में। तो यहाँ पर क्या बताया था कि पार्शियल इंटरवेंशन होता है गवर्नमेंट का, फुल्ली कंट्रोल नहीं होता। अगर फुल्ली कंट्रोल्ड होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो फिक्स्ड हो जाएगा, है ना, फिक्स्ड रेट हो जाएगा, वो फिर फ्लोटिंग नहीं रहेगा। तो डर्टी फ्लोटिंग इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर पार्शियल कंट्रोल या पार्शियल इंटरवेंशन रहता है गवर्नमेंट का, ताकि वो जो रुपीज़ का दाम बढ़ता घटता है एज कंपेरिजन टू द डॉलर, उसको मैनेज कर सके। तो इसका भी आंसर सही क्या था, ए, जिसने ए दिया था बिल्कुल सही है। अगला सवाल डेमोग्राफिक डिविडेंड पर पूछा गया था, जिक्र भी हमने किया था बहुत डिटेल्ड में, दोनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट हैं। जो लोग आंसर नहीं करते हैं क्वेश्चंस का, उनके लिए बहुत डिसअपॉइंट फील करती हूँ। आप लोग मतलब इतने सारे व्यूअर्स हैं, एटलीस्ट जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें से एटलीस्ट 100 आंसर तो आने चाहिए डेली बेसिस पर। क्वेश्चन को बनाने में टाइम लगता है फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ आंसर किया करो कमेंट बॉक्स में। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज 5 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अन्न वितरण पोर्टल पर
दो स्टेटमेंट गिवन है, अभी हमने जिक्र किया है इसका अन्नवितरण पोर्टल का, आपको इसके बारे में सही आंसर बताना है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है IMPDS। IMPDS पर भी दो स्टेटमेंट है। एम्ड टू डी डुप्लीकेशन ऑफ राशन कार्ड। डी डुप्लीकेशन जो होता है, डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवा लेते हैं उसको ख़त्म करना, और दूसरा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये IMPDS। सही है कि गलत है बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है NFSA 2013 पर एग्जैक्टली स्टेटमेंट अभी हमने डिस्कस किया, दोनों स्टेटमेंट को आपको बताना है सही है गलत है, ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बॉन्ड एंड इक्विटी पर, बॉन्ड एंड इक्विटी पर, ठीक है। बाय परचेजिंग अ बॉन्ड अ पर्सन बिकम शेयर होल्डर इन द कंपनी। क्या बॉन्ड को परचेज करके कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है? बॉन्ड एंड सिक्योरिटी आर ब्रॉट एंड सोल्ड इन सेकेंडरी मार्केट। आंसर बताएंगे सही, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है, देखिए आपको करेक्ट चूज करना है, अगर इनकरेक्ट है तो आपको ये वाला चूज करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे पूछा गया है डिप्रेशन के ऊपर, स्लो डाउन, रिसेशन, डिप्रेशन हमने सारा जिक्र किया था। दोनों स्टेटमेंट आपको चेक करना है। प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन मार्क्ड बाय द सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, क्या ये सही है? दूसरा है कि व्हेन रिसेशन टर्न्स आउट मोर सीवियर, तो वो कंडीशन डिप्रेशन कहलाता है, ठीक है। आप इसका सही आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको डेली PDF डाल दिया जाता है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाना है आपको, उस लिंक पर क्लिक करना है, या टेलीग्राम पर अगर आप हैं तो स्टेप अप IAS चैनल सर्च कीजिएगा और आपको डेली बेसिस पर PDF वहाँ पर दिया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप स्टारिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।